जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे, अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट 15 दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान की मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास, जो कि हम संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं छोटे छोटे क्लास के माध्यम से। क्लास भी आज 46 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए समय को ना गंवाते हुए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी, नरेंद्र मोदी, प्रतिभा पाटिल, एम वेंकैया नायडू। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है, भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आप सभी को पता होगा भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू जी। वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि यह 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। 15वीं क्रम की राष्ट्रपति हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? नागरिकों के अधिकार का, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम का, सरकार का ढांचा, राजनीतिक दलों के नाम का। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों के नाम। भारत के संविधान में राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? तो वह है संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय व्यवस्था है। तो इसको हम राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजनीतिक दलों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? तो वह है राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 245 सदस्य होते हैं। 245 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का कार्यकाल होता है राज्यसभा के सदस्यों का? 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा भारतीय संसद की ऊपरी सदन एवं अस्थायी सदन है। कैसी सदन है? तो यह एक अस्थायी सदन है। यह एक अस्थायी सदन है जिसमें 245 सदस्य होते हैं और इनका कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नामांकित कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति जी। तो इसको करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन थे? तो वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी पट्टभी सीतारामैया, टी कृष्णाचारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी जी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। वे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम से भी जाने जाते थे। वे जो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के नाम से जाने जाते थे, ये मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। कहाँ के? मद्रास प्रांत के, मद्रास प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, यानी सीएम भी यह रह चुके थे। साथ में सी राजगोपालाचारी जी वकील, लेखक, राजनीतिज्ञ और दार्शनिक भी थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ये है, जब लंदन में अपराह्न के 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। कारण आर है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए गलत है परंतु आर सही है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, आर सही व्याख्या है ए की। थर्ड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए सही व्याख्या नहीं है ए की। ए सही है परंतु आर गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन लंबा है तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। और यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभिकथन कह रहा है जब लंदन में 2 बजे हैं, जब लंदन में 2 बजे हैं तो भारत में 7:30 अपराह्न का समय होगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए लंदन और भारत के समय के बीच के जो समय अंतराल है वह है 5.5 घंटा, और इसे में क्या करेंगे हम 5.5 घंटे जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद यहाँ पर 30 प्राप्त होगा और यहाँ पर 5 और 2 7, यानी 7:30। यह बात सही है, 7:30 अपराह्न का समय होगा। पहला कथन जो है अभिकथन वह सही है। कारण आर में दिया गया है, भारत ग्रीनविच के पूर्व में 82 अंश 30 मिनट पूर्व में स्थित है। इसको भी जान लेते हैं। यह हो गया पृथ्वी और यह हो गया ग्रीनविच रेखा, यह हो गया ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा और भारत की स्थिति जो है लगभग यहाँ पर स्थित है, जो कि इस तरफ क्या है पूरब दिशा,
और इस तरफ है पश्चिम दिशा। तो भारत किस तरफ स्थित है? तो यह है पूर्व दिशा में स्थित है। ग्रीनविच के पूर्व दिशा में भारत की स्थिति है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट जो होगा कारण आर भी सही होगा। अभिकथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट होगा। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ये है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कथन बी है, पृथ्वी को एक एक घंटों वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। कथन सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। ऑप्शन है ए और सी सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है बी और सी सही है, ए गलत है। थर्ड ऑप्शन है ए बी सी सभी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए बी सही है, सी गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला कथन है, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। यह बात जो है गलत है, पहला कथन गलत होगा। दूसरा कथन है, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। यह बात जो है सही है। और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। यह भी कथन सही होगा। बी और सी सही है किंतु ए गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ए और बी और सी सही है, ए गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है वह सही है। बड़े भूभाग वाले देशों में देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय का प्रयोग किया जाता है और पृथ्वी के समय को 24 समय में समय की अवधि में विभाजित किया गया है और प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक विस्तृत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। सेकंड ऑप्शन है बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बाह्य वायुमंडल। थर्ड ऑप्शन है मध्यमंडल, क्षोभमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, बाह्य वायुमंडल। समताप मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल, बहिर्मंडल, क्षोभमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है क्योंकि मैप के माध्यम से समझाया जा चुका है। तो आपसे बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो वह होगा क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, बहिर्मंडल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। चलिए एक बारी फिर से हम मैप के माध्यम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दर्शाया गया है, पहला जो होगा क्षोभमंडल, दूसरे नंबर का होगा समताप मंडल, इसके बाद होगा मध्यमंडल, फिर इसके ऊपर जो होगा ताप मंडल और सबसे बाहरी मंडल जो होगा वह वायुमंडल। यही जो है क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? मकर रेखा पर सूर्य की सीधे किरणें 23.5 अंश दक्षिण पर पड़ती हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुका होना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आभा मंडल बनाता है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। सीट के जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है सीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक
पढ़ते रहिए और बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है राइट है। पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है इसकी परिक्रमण गति अपने अक्ष पर 23.5 अंश का झुकाव होना। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? तो वह होगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वह वायुमंडल में इसका परसेंट जो सबसे ज़्यादा है, जो कि इसके हम N से दर्शाते हैं और यह 78% पाया जाता है। वही बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसे हम दर्शाते हैं CO2 के, CO2 से हम दर्शाते हैं और इसका जो परसेंटेज होगा वायुमंडल में 0.03%। हीलियम की बात करते हैं तो हीलियम जो है He से इसे हम दर्शाते हैं और इसका जो परसेंटेज है 0.0005%, 0.0005%। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसे हम दर्शाते हैं O2 से और इसका जो परसेंटेज है वायुमंडल में 21%। 21% जो है वायुमंडल में पाया जाता है ऑक्सीजन, और सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह नाइट्रोजन। कितने परसेंट? 78% अकेले। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन पहला है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। कथन बी है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। थर्ड ऑप्शन है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। नीचे चारों ऑप्शन दिए गए हैं, ए और सी सही है, बी और सी सही है, केवल ए सही है, ए और बी सही है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह सीट के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना भी है। कथन पहला है ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती हैं। यह बात जो है सही है, पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है लेब्राडोर एक गर्म धारा है। यह बात जो है गलत है, लेब्राडोर एक गर्म धारा है, यह बात गलत है। कथन सी है जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र माना जाता है। यह बात सही है। ए और सी कथन जो है सही है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़, लोयस, तटबंध, समुद्री गुफा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
तो हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है हिमोड़। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमोड़ कहा जाता है। हिमनद के पिघलने पर जो निक्षेप बनते हैं उन्हें हिमोड़ कहते हैं, और निक्षेप में छोटे छोटे सभी बड़े प्रकार के पदार्थ एक साथ मिले होते हैं जिसमें मिट्टी, पत्थर तथा रेत होते हैं, उसी को हम हिमोड़ कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हिमोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए और बी निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। कथन ए है, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 15 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। कथन बी है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए, शीतोष्ण पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, भूमध्य सागरीय वनस्पति, शीतोष्ण घास स्थल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह दोनों जो कथन दिए गए हैं वह किसकी विशेषता है? चारों ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 15 अंश से 70 अंश में पाई जाती हैं। और कथन भी है, इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों कथन जो हैं यह विशेषता बता रहे हैं शंकुधारी वंश को, शंकुधारी वन की विशेषता ये दोनों कथन बता रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 15 अंश से 70 अंश में पाए जाते हैं और इस वनस्पति क्षेत्र को टैगा के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शंकुधारी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है। सेकंड ऑप्शन है, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनस्पति से उच्छादित है। थर्ड ऑप्शन है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। फोर्थ ऑप्शन है, मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक चाप झील चिन्हित है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपसे बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है? मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व अति अधिक है, यह बात सही है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से उच्छादित है, यह भी सही होगा। भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, यह बात जो है गलत है। थर्ड ऑप्शन जो होगा वह गलत होगा। मैदानी क्षेत्र में ओक्सबो लेक यानी चाप झील चिन्हित है, यह भी सही होगा। क्वेश्चन जो कह रहा था कौन सा विशेषता नहीं है, तो वह है ऑप्शन सी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। मैदान भाग में चाप झील भी पाए जाते हैं और कृषि कार्य है तो यहाँ की मृदा बहुत ही उर्वरक होती है। तो सभी ऑप्शन तीनों सही होंगे, जो ऑप्शन गलत है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है। यहाँ सागर निम्न ज्वार भाटाओं की उपेक्षा उच्च ज्वार भाटों की अधिक अनुभव करता है। नमक की मात्रा अधिकता सागर को सघन बनाती है। और फोर्थ ऑप्शन है, पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को सघन बनाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। मृत सागर में तैरना आसान होता है क्योंकि इसके जल में नमक की मात्रा अधिक होती है और इसके फलस्वरूप इसका जल घनत्व अधिक होता है। नमक की मात्रा की अधिकता होने के कारण जल घनत्व अधिक होता है और किसी भी द्रव के घनत्व की अधिकता तैरने में सहायक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।